टॉपिक यही है आज का। और देख रहे हैं कि ये मैप है, मतलब पूरा एक तरह से इस मैप, पॉलिटिकल मैप को डील करता है आज का टॉपिक। जो पॉलिटिकल मैप है, राजनीतिक मानचित्र है देश का, उसको ये टच कर रहा है। इतना बड़ा देश और भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है ना, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब जब इतना बड़ा देश है तो इसका शासन कैसे होगा? क्वेश्चन ये है कि इनका शासन कैसे होगा, कौन चलाएगा इस देश को? चलाने के लिए क्या मैकेनिज्म है? बोलिए, इस देश को चलाने के लिए मैकेनिज्म क्या है? कौन चलाएगा? गवर्नमेंट, सरकार चलाएगी ना। इसको चलाने के लिए आपको चाहिए सरकार, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहां पर क्लियर आ रहा है, देखिए रेड पर व्हाइट किस तरह से आ रहा है। गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि सरकार चाहिए, है ना। और सरकार के 3 फंक्शन हैं। जब सरकार वर्ड करते हैं तो 3 बातें आती है। सरकार के 3 अंग, और 3 अंगों के द्वारा 3 तरह के कार्य। सरकार का एक अंग लॉ मेकिंग कर रहा है, जो कि लेजिस्लेचर है, विधायिका है। सरकार का दूसरा अंग जो उस लॉ को लागू कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कार्यपालिका हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। और सरकार का तीसरा अंग जिसका काम है नागरिकों के अधिकार को बहाल करना, अगर उनके अधिकार छीनते हैं तो, या फिर कोई विवाद होता है तो विवाद का समाधान करना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, या फिर जो विधि है, लॉ है, उसके संवैधानिकता की जांच करना, टू टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज। तो सरकार के यही 3 काम हैं, और उसके 3 बॉडी हो गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि चलाने के लिए सरकार चाहिए। जब सरकार वर्ड आप बात करते हैं तो आपके माइंड में एक दूसरा प्रश्न इमर्ज करेगा, और वो इमर्ज ये करेगा कि कितना सरकार चाहिए? 1 2 3 4 5, हाउ मेनी गवर्नमेंट यू वांट टू रन द कंट्री? ये अगला प्रश्न आएगा। कितना सरकार चाहिए? 1 चाहिए, 2 चाहिए, 2 से अधिक चाहिए, हाउ मेनी गवर्नमेंट? ये जब प्रश्न आएगा तो यह प्रश्न जोड़ेगा सिस्टम से, स्ट्रक्चर से, जो संरचना है गवर्नमेंट का, उससे वो जोड़ेगा। तो अगर विश्व के संविधानों पर अगर आप नजर डालें, विश्व के संविधानों पर, तो आपको 2 तरह का गवर्नमेंट मिल जाएगा। मतलब कि एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए आपको मिल सकता है, एक ही सरकार है जो पूरे कंट्री को रन कर रही है। अगर ऐसा है तो उसको कहते हैं एकात्मक सरकार। ध्यान दीजिए, एकात्मक सरकार, इसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार, पूरे देश के लिए वन एंड सिंगल गवर्नमेंट। जैसे एग्जाम्पल में आपको ब्रिटेन में मिल जाएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूके यूनाइटेड किंगडम में मिलेगा नहीं, ग्रेट ब्रिटेन में मिल जाएगा। इंग्लैंड का संविधान वैसा ही है, पूरे देश के लिए सिंगल है। आपको चाइना का भी संविधान मिलेगा, पूरे देश के लिए वन गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट, पूरे देश के लिए। एक दूसरा सिस्टम विश्व में भी फॉलो किया गया, और उसका भी ओल्ड प्रेसिडेंट है, बहुत पहले से, और वो कहता है कि ऐसा किया जाए कि जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट भाग हैं, फुल कंट्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, जैसे विदेश नीति का मामला जो है एक सरकार संभाल ले, वह सरकार रक्षा को भी संभाल ले। डिफेंस, कंट्री का डिफेंस का है तो उसकी जिम्मेवारी दे दीजिए। नहीं, इस तरह के जो मामले हैं
विदेश, डिफेंस, या फिर जो ये है जैसे कि क्वाइंस वगैरह हैं, करेंसी वगैरह है, ये सब पूरे देश के लिए जो जरूरी है उसको एक गवर्नमेंट संभाल ले, और बाकी स्थानीय स्तर पर जो जो इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए अलग अलग सरकार का गठन कर दो। हाँ, मैनी इश्यूज हो सकता है उसमें, तो पूरे कंट्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक गवर्नमेंट, और जो लोकली इंपॉर्टेंट है उसके लिए अलग अलग गवर्नमेंट बना दो। ठीक, अब हो ये रहा है कि पार्टीज हैं, देखिए सभी लोग हैं यहां पर, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप बीच वाला है, और एक ग्रुप आप लोग इधर बैठे हैं साइड में, है ना, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट हमारे से, और मैं यहां बैठा हूं, लेफ्ट, सेंटर एंड राइट, और मैं बैठा हूं, और हम लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं कि हम लोगों को रन करना है कंट्री को। तो दो है, सिस्टम दो हो सकता है कि आप किस विषय पर शासन करेंगे, आप लोग, क्योंकि आप तीन लोग हैं अलग अलग, ये 330 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, और मैं हूं, तो दो तरीका हो सकता है सिस्टम को जन्म देने के लिए। दो तरीका हो सकता है। पहला तरीका कि लेट्स डिस्कस ऑन द टेबल, टेबल पर बैठ के हम लोग बात कर लें, हम लोग आपस में बात कर लें कि आप क्या देखिएगा, मैं क्या देखूंगा, किन विषयों को आप टेकअप कीजिएगा और किन विषयों को मैं टेकअप करूंगा। एक समझौता हो रहा है जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं देखूंगा। मैं डिफेंस संभालूंगा, देश का रक्षा संभालूंगा, मैं फॉरेन पॉलिसी देखूंगा, मैं क्वाइन देखूंगा, करेंसी देखूंगा, ये सब चीजें मैं देखूंगा, और बाकी सब चीजें आप लोग देखिएगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट की मान लीजिए बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट माने होता है समझौता या एग्रीमेंट कहिए। ये एग्रीमेंट, ये लोग आपस में सब लोग हैं और हम हैं, और समझौते के माध्यम से बातें तय हो रही है। ठीक है, तो समझौते में ये बातें हुई है कि सब चीज आप लोगों ने अपने पास रख लिया, सारा जो पावर है कानून बनाने का, उसे लागू करने का और अन्य चीजों का सारा पावर आप लोगों ने अपने पास रख लिया, और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपने दे दिया। ये आप लोगों का इंस्ट्रक्शन हुआ, ये समझौता हुआ कि ये चीजें आप संभाल लो, क्योंकि पूरे देश के लिए वो है, इसलिए आपको संभालना है, मुझे संभालना है, बाकी सब लोगों ने आपने अपने समझा लिया। अगर ऐसा कोई सिस्टम जन्म लेता है थ्रू एग्रीमेंट, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, तब दो स्तर पर सरकार बन जाएगी। एक जो पूरे देश के लिए होगी, एक जो पूरे देश के लिए होगी जिसे कहते हैं यूनियन गवर्नमेंट, संघीय व्यवस्था। पूरे कंट्री के लिए यूनियन गवर्नमेंट, संघीय सरकार बन गई। काम क्या करेगा, जो पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जैसे डिफेंस रक्षा करेगा पूरे देश का, जैसे और सब मामला आ जाएगा, विदेश नीति का मामला आ जाएगा, ये सब आ जाएगा, और बाकी सारे के सारे जो है, इससे दूसरी बात आ जाएगी, रेस्ट जितने भी हैं वो सब आप संभालो, आप संभालो, आप संभालो, और जितने भी समझौता करने वाली पार्टियां हैं वो सब संभाल लेंगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार, यानी कि यहां पर दोहरी सरकार व्यवस्था की स्थापना हो जा रही है। दो स्तर पर सरकार, एक लेवल यह है जिसे कहते हैं संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरा लेवल है राज्य सरकार, जिसे आप कह रहे हो स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि पूरा कंट्री के लिए एक सरकार नहीं, बल्कि पूरे देश के शासन के लिए एक यूनियन गवर्नमेंट और अलग अलग राज्य सरकार, जो अपने अपने मामलों को टेकअप करेगा। ऐसी व्यवस्था को, जब इस तरह का व्यवस्था हो, तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम, दोहरी सरकार की व्यवस्था होगी। यह अमेरिकन सिस्टम की बात मैं किया, जहां अमेरिका में 1776 का जो संविधान बना,
अमेरिका में वैसी व्यवस्था थी। तो वहां पर अमेरिका के जो राज्य थे, अमेरिका के राज्यों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया और वहां के यूनियन गवर्नमेंट को पावर दे दिया, ये काम तुम करोगे बस, और सारा काम बाकी अपने पास रख लिया। इसे क्लासिकल फेडरलिज्म कहते हैं, शास्त्रीय संघीय व्यवस्था हो गया। लेकिन एग्रीमेंट ना होकर आप लोगों के साथ एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का अस्तित्व ही नहीं है, देश गुलाम है। मान लीजिए कोई, अगर कोई देश गुलाम है तो आपका क्या अस्तित्व, मेरा क्या अस्तित्व? जब पूरी गुलामी में सब लोग चल रहा है तो अस्तित्व की बात कहां हो रही है? कोई नहीं हो रही है। सब लोग हम लोग साथ बैठे हैं और हम लोगों ने एक संविधान बना लिया और संविधान से ही पावर दे दिया गया, आपको ये, आपको ये, आपको ये और हमको ये, और 2 स्तर पर सरकार बन गई। तो एग्रीमेंट जो यहां पर हुआ था जेंटलमैन, ये जो एग्रीमेंट की बात थी, यहां एग्रीमेंट ना होकर यहां संविधान है। संघीय व्यवस्था का निर्माण संविधान के माध्यम से हो रहा है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। संविधान ने ही एक व्यवस्था को जन्म दे दिया जो कि संघीय व्यवस्था है, और संघीय व्यवस्था का जन्म हो गया और यूनियन गवर्नमेंट बन गया और स्टेट गवर्नमेंट बन गया। समझ में आया कि नहीं? और यहां पर भी इनको भी पावर दिया गया, इनको भी पावर दे दिया गया और एक संघीय व्यवस्था का जन्म हो गया। ऐसे भी संघ का जन्म होता है, यानी कि बिना समझौता के, बिना एग्रीमेंट किए सारे पार्टी के बीच में सीधे सीधे संविधान ने एक व्यवस्था को जन्म दे दिया, और वो भी संघीय व्यवस्था है। हमारी जो व्यवस्था है संविधान के तहत है, कोई एग्रीमेंट हम लोगों के बीच में नहीं हुआ है, इसलिए हमारा सिस्टम अमेरिकन सिस्टम से अलग है। इस बात को समझना होगा, ठीक है? तो इसी बात को हम लोग जो है टेकअप करेंगे यहां पर। अगर यहां पर देखें तो जस्ट एक मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि भारत के जो राज्य हैं अलग अलग, और उनका जो फॉर्मेशन कब हुआ है, क्या हुआ है, वो भी आपके लिए जानने के लिए जरूरी है कि भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र जो हैं, राइट, भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ये बच्चा वाला ज्ञान है, बट ये जानिए कि भारत के राज्य और संघ शासित क्षेत्र 28 राज्य हैं आज के तारीख में, और उनका जन्म कब हुआ ये एक इंफॉर्मेशन है आपके समक्ष, ठीक है? ये मैं दिया हूं रेफरेंस के लिए केवल है, क्योंकि इसका यूज हम बाद में करेंगे। और ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश। चलो दिल दो आप लद्दाख जाकर, है ना? याद नहीं रहता है कई बार, तो ये रंजीत सर का फॉर्मूला है। हम भी कभी फॉर्मूला नहीं अपनाए, लेकिन हम भी करें कि चलो किस तरह से, और ये दिल देने की जो कहानी है ये बदलती घटती रहती है। इसमें से कोई एक गया तो दिल देना फेल, क्योंकि अभी चेंज हुआ है इस बात को, लद्दाख वगैरह सब नया हुआ है, पहले तो था नहीं। तो दिल देने और लेने की बात यहीं से शुरू होती है कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल से दिल्ली, 2 से दादर नगर हवेली और दमन दीव मर्ज किया है। आपको तो जानकारी होगा, दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग 2 यूटी था, यूटी मतलब यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित प्रदेश, अब मर्ज हो गया एक। और अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, लद्दाख और जाके जम्मू कश्मीर। बढ़िया है ना याद करने के लिए? वो तो हम देखेंगे, दिल देना बंद कर देंगे, क्या दिक्कत है? हट जाएगा, हट जाएगा, देखा जाएगा किस रूप में क्या होता है। पहले तो सहमति होगी तब ना, किस तरह से क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा उस दिन हम लोग चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी तो यही है वर्तमान में सिचुएशन, तो ये एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा आप लोगों को, क्या है ना? तो इस तरह की बातें हैं। और जब इस तरह से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका मैप ऐसा दिखाई देगा। और ये मैप पॉलिटिकल मैप है, अगर आप देखें एकदम लेटेस्ट होगा। यहां पर भूल चूक लेनी देनी, मैप पर बहुत विवाद होता है। हम भी कहीं मैप से उठाते हैं, मैप को तो प्रोड्यूस हम करते नहीं, कहीं से मैप उठाया ही जाता है।
गूगल बाबा जिंदाबाद, सारे इंफॉर्मेशन प्रदाता हैं, जो चाहिए इंफॉर्मेशन सब है, लेकिन हमको क्या चाहिए इस पर डिपेंड करता है। तो अब देखिए यहां पर लद्दाख भी है और यहां पर जम्मू एंड कश्मीर भी है, किस तरह से शेप है, ये ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट करेगा कि इसके डायरेक्शन को, लोकेशन को आप लोग समझ लें, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये समझना है अब सारा चीजों को, ये केवल जस्ट रेफरेंस के लिए है। और तब यहां से आज का टॉपिक का यही 4 अध्याय हम आपको टेकअप करने जा रहे हैं, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4, भारतीय संघ और इसका क्षेत्र, ये 4 आर्टिकल डील करना एंड हो जाएगा, ठीक है। ये चारों आर्टिकल, फर्स्ट 4 आर्टिकल संविधान के हैं, तो लेट्स डील दिस मैटर। क्लियर है कि कोई डाउट है? दिख रहा है क्लियर एकदम? ठीक, कहीं ऑनलाइन कोई क्वेरी आएगा तो बताइएगा पैरेलली। अब देखिए बैकग्राउंड मैं बता रहा हूं, पूरा बैकग्राउंड रहेगा क्योंकि हमारा अप्रोच थीमेटिक अप्रोच है, उस थीम से जितना भी जुड़ेगा सबको लेके मैं चलता हूं, चाहे उसका हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सब एक साथ आ जाता है, सो दैट पूरा समग्र व्यू, एकल व्यू नहीं समग्र व्यू लेता हूं, इसको कहते हैं थीमेटिक अप्रोच। और सिविल सर्विस में सक्सेस के लिए थीमेटिक अप्रोच आपको लेना पड़ता है। और थीमेटिक अप्रोच कैसे है देखिए, 1947 के पहले की बात करिए अगर आप, बिफोर 1947, तो आपको नजर आएगा कि 2 तरह का सत्ता है, अथॉरिटी है ब्रिटिश इंडिया में, मतलब भारत में 1947 के पहले। एक है ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंस, है ना, और दूसरा है देसी रियासत, जिसको आप कहते हो प्रिंसली स्टेट्स। 2 तरह की सत्ता है, एक देसी रियासत है और दूसरा ब्रिटिश प्रांत, यही दोनों है 1947 के पहले की बात। अब जो ब्रिटिश प्रांत है वो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के नियंत्रण में है डायरेक्टली, समय समय पर एक्ट आ रहा है उसके लिए, उसी के लिए एक्ट आ रहा है। 1919 का एक्ट है, 1909 का है, 1935 का है, लगातार चेंज हो रहा है, लॉ बन रहा है इंग्लैंड की संसद के द्वारा। देसी रियासत राजाओं के द्वारा शासित है, राजाओं के द्वारा शासित है, लेकिन इंटरवेंशन यहां पर भी है ब्रिटेन सरकार का, यहां पर भी दखल है, इंटरवेंशन है, यहां पर राजा लोग शासित कर रहे हैं, टुकड़ा टुकड़ा में छोटे छोटे हैं। तो इस तरह की बात है, ये पहले समझना है, क्लियर। उसके बाद क्या हो रहा है अगर आप देखें तो, जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, स्वतंत्रता खत्म, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आते ही क्या हुआ, भारत एक स्वतंत्र राज्य बन गया ना। जब बन गया तो ये दोनों के स्थिति में परिवर्तन होगा, ट्रांसफर हो गया पावर इंग्लैंड से इंडिया। तो हुआ क्या कि भारत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, यानी ब्रिटिश जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत ये 2 भागों में बट गया, एक भाग इंडिया को मिल गया तो इंडिया बन गया, एक भाग पाकिस्तान को मिल गया तो पाकिस्तान बन गया, यानी 2 नए कंट्री या 2 नए स्टेट बन रहे हैं। कंट्री को तो हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट बोलते हैं। तो एक भारत, एक स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र हो गया और पाकिस्तान भी स्वतंत्र हो गया, ये भी स्वतंत्र हो गया, दोनों 2 बन गए, और इन दोनों ब्रिटिश प्रांत का 2 भाग हो गया, ब्रिटिश प्रांत का, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। अब ये राजा लोग बच गए, तो प्रिंसली स्टेट्स, इसको देसी रियासत कहते हैं, मैंने बताया प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासत। अब देसी रियासतों की कुल संख्या जो है अलग अलग है, लेकिन भारत के क्षेत्र में, इंडिया के टेरिटोरी में 562 है टोटल। जो पाकिस्तान में है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि भारतीय ज्योग्राफी में पाकिस्तान बढ़ने के बाद जो पाकिस्तान में चले गए तो वहां का प्रिंसली स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। 562 देसी रियासत हैं, 552 देसी रियासत हैं। अब इनको ऑप्शन मिल गया, 552 देसी रियासतों के सामने विकल्प है कि आइदर ज्वाइन कीजिए इंडिया को या ज्वाइन कीजिए पाकिस्तान को, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं, स्वतंत्र।
रहिए या पाकिस्तान में मिल जाइए या फिर भारत में मिल जाइए, ऑप्शन है। और ये लोग कहां है? भारतीय क्षेत्र में है, पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं है। तो डेफिनेटली भारतीय क्षेत्र में है तो भारत में ही मिलने की कोशिश करेगा। इसका रिजल्ट यह हुआ कि 549 लोग सीधे सीधे भारत में अपने आप को विलय कर दिए। 549 विदाउट एनी प्रॉब्लम डिक्लेयर्ड देयर सोवरेनिटी मर्ज्ड इनटू इंडिया। भारतीय राज्य में उनका विलय हो गया 552 में 549 का। और इसमें से 3 लोगों का प्रॉब्लम शुरू हो गया, महानुभाव लोगों का, 3 लोगों का। एक है हैदराबाद, दूसरा है जूनागढ़ और तीसरा है कश्मीर। कुल मिलाकर 3 लोग कहे, अपना दिमाग लगाए, 3 लोगों का आनाकानी कि भारत में नहीं मिलेंगे। एकदम शॉर्ट और ब्रीफ में ले चल रहा हूं मैं। 3 लोग, जूनागढ़ है, हैदराबाद है और कश्मीर है। अब हैदराबाद में पुलिस की कार्रवाई हो रही है, पुलिस एक्शन। कहां पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद को मिला लिया गया। कल्पना कीजिए उस समय कैसा होगा। पुलिस एक्शन से हैदराबाद मिल गया। ज्यादा डिटेल की बात यहां नहीं है। जूनागढ़ में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम को क्या हिंदी में बोलते हैं? जनमत। और लोगों ने फैसला किया कि भारत के साथ मिलेंगे, तो जूनागढ़ भी भारत के साथ मिल गया। मुस्लिम आबादी ज्यादा है। और कश्मीर में राजा हरि सिंह है, तो यहां पर पुलिस कार्रवाई नहीं, यहां पर रेफरेंडम नहीं, यहां पर विलय पत्र साइन किया गया। विलय पत्र यानी कश्मीर का भारत में विलय। यह विलय पत्र साइन किया गया, इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, IOA, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, यानी कि विलय पत्र साइन हो रहा है। और विलय पत्र साइन होने के बाद कश्मीर भी भारत में, लेकिन अपना अलग स्पेशल दर्जा बरकरार रखा। हम मिल रहे हैं लेकिन हमारा दर्जा अलग रहेगा। वही दर्जा था 370 जो खत्म किया गया। क्लियर हुआ? तो 3 मामलों में पेच फंसा और तीनों को सुलझा लिया गया। और यहां पर बड़ा रोल रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जो बिस्मार्क का रोल था जर्मनी में, वो रोल इन्होंने किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बिग रोल। और फ्री हैंड था जवाहरलाल नेहरू का सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि किस तरह भारत को एक करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सब आया हुआ है। यह केवल हम फैक्ट जो भी बोल रहे हैं, सारा प्रीलिम्स का फैक्ट आपको हमारे सीट में मिलेगा, कोई बचेगा नहीं। आप लक्ष्मीकांत ना पढ़ो कोई बात नहीं, डीडी बसु ना पढ़ो, कोई बुक ना पढ़ो, 100% मेरा अगर सीट देख लिया प्रीलिम्स कमांड एंड कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि सभी का फैक्ट इस सीट में है। हमने रिसर्च करके ऐसा कर लिया है। बट फिर भी मना नहीं है, उसको देखिएगा तो और रिफर्बिश होगा, फ्रेश होगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बात है। इतना क्लियर हो गया किस तरह से हो रहा है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब देखिए 1950 में आप हैं, सब लोग तो मिल गया, सारा लोग मिल गया, देसी रियासत भी हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। 1950 में आपको 29 राज्य मिलेगा, 29 स्टेट्स। और इन राज्यों को 4 भागों में बांटा गया। 29 राज्य 4 भागों में बांटा। केवल इतना ही फैक्ट याद रखना है, इवन यूपीएससी के लिए भी सफिशिएंट है। पहला है भाग ए राज्य जिसमें 9 राज्य हैं, दूसरा है भाग बी 9, तीसरा है भाग सी 10 और चौथा है भाग डी 1। 9, 9, 10 और 1 कुल मिलाकर कितना हुआ? 29। भाग ए राज्य में कुछ कुछ राज्य है, भाग बी में कुछ कुछ है, सी में है और डी में है। अब किसमें क्या है ये नहीं पूछेगा, उसकी कोई चर्चा नहीं, पढ़ना बेकार, क्योंकि वो आज की तारीख में नहीं है। केवल मैं हिस्ट्री आपके सामने रख रहा हूं। ये 4 भाग हैं। अब होता क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस के लिए, प्रशासनिक सुविधाओं के लिए एक कमेटी बन रही है, फैजल अली आयोग। यह पूछता है हमेशा, फैजल अली आयोग बन रहा है, फैजल अली की अध्यक्षता में, और फैजल अली चेयरमैन है और 3 लोग और है उसमें, 3 मोर मेंबर। फैजल अली के साथ कितना लोग हैं? 3 और लोग हैं, कुल मिलाकर 4, एक चेयरमैन और 3 लोग। फैजल अली का
रिकमेंडेशन है, यानी कि सिफारिश आ रहा है। यह आयोग बना भारत सरकार के द्वारा और फैजल अली के अध्यक्षता में जो कमीशन बना, उस कमीशन 53 में बना, 1953 में, और इसकी सिफारिश आ गई 1955 में, और सिफारिश आ गई और इस सिफारिश के आधार पर कहा गया कि इस सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। फैजल अली का रिकमेंडेशन है क ख ग घ में जो भारत के राज्यों का क्लासिफिकेशन है उसको खत्म कर दो। खत्म करने के लिए, और जब ऐसा कीजिएगा तो फिर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा, और वो पार्लियामेंट करेगी। फैजल अली के कमेटी के रिकमेंडेशंस को, सिफारिश को लागू करने के लिए संविधान में, अब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको कहते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में, फैजल अली के रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्योंकि आप इस सिस्टम को खत्म करने जा रहे हैं। ए बी सी डी में जो बटा हुआ था उसको अपने खत्म करने जा रहे हैं, और एक लॉ भी बनाना पड़ेगा। संविधान में तो संशोधन आपने कर दिया, लेकिन और डिटेल्स देना पड़ेगा ना, कैसे होगा, क्या होगा। तो डिटेल्स देने के लिए एक ऑर्डिनरी लॉ बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। यानी कि दो लॉ बन रहा है। एक लॉ है संविधान का संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, एक जो 368 के तहत संविधान में संशोधन हुआ, और एक सामान्य लॉ बना, ऑर्डिनरी लॉ, पार्लियामेंट के द्वारा, और उसका नाम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इन दो लॉ के माध्यम से ओवरऑल यह सिस्टम समाप्त हो गया। और भारत में अगर आप देखें तो 1 नवंबर 1956 से डेट पूछा हुआ है, सिस्टम पुराना वाला खत्म और नया सिस्टम आ गया, और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए फैजल अली के रिकमेंडेशंस के आधार पर, संविधान में संशोधन करके और नया लॉ बनाकर, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर। राइट। एक क्वेश्चन बीच में और पूछता है, फैजल अली के पहले का मैटर है, इसलिए मैंने लिखा था कि जो आंध्र प्रदेश है, आप लोग भी जानते ही होंगे डेफिनेटली, भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य पूछता है, आप लोग जानते होंगे। प्रथम राज्य है, कब बना था? 1953 में, यानी फैजल अली के रिकमेंडेशंस के पहले की बात है, लेकिन पूछता है तो जानकारी रखना है बस। ओनली आंध्र प्रदेश पूछेगा, उसका नहीं। इससे ज्यादा फैक्ट एकदम फिजूल होगा। इट इज मोर देन सफिशियंट। एकदम यहां से इवन यूपीएससी लेवल का है, उसमें भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं शामिल कर लिया हूं, जो वहां क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहां से पूरा प्रीलिम्स का पूरा ब्रीफिंग है आपके यहां पर। तो कितना राज्य बना? 14 राज्य और 6 यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र। और वर्तमान में कितना है? 28, और यूटी कितना है? 8। ये वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, नहीं। और छोटा छोटा फैक्ट एक दो आपके लिए और, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। जानते होंगे आप कब बना, किस साल में? 14 में बना है, बिल्कुल सही बात है, 14 में बना है तेलंगाना, है ना। और जम्मू एंड कश्मीर में 370 खत्म हो गया। कब खत्म हुआ? 2019 में। और खत्म करके क्या बना दिया गया? 2 यूटी, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और कब से अस्तित्व में आया है ये? पूछता है ये डेट, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 में। ये सर्टेन फैक्ट्स हैं जो कि पूछा हुआ है कहीं ना कहीं किसी पीसीएस में, जहां तहां। तो ये चीज है, वो डेट आपको याद रखना है। तो आज की तारीख में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसका लिस्ट शुरू में मैंने आपके समक्ष दिया है। आगे बढ़े हम।
फैक्ट इस तरह से आपको करना है। अब आर्टिकल की बात करते हैं हम। यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, है ना, भाग 1, अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक। और आर्टिकल 1(1) एक ब्रैकेट में 1, है ना, और ये कहता है कि भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहला आर्टिकल यही है। अगर आप संविधान को पढ़ें, जो बेयर एक्ट है, तो वो आपको यहां से एकदम क्लियर हो जाएगा सारा चीजों का, और इसको आपको रेफर करना चाहिए हमेशा, क्योंकि यहीं से सारी चीजें क्लियर होती हैं, है ना। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1(1) कहता है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या क्या बात है, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूरा सर्जरी करके ये लोग पूछता है। तो एक तो राष्ट्र का नाम है कि इस देश का नाम क्या होगा। पहली बात, प्रीलिम्स को कैसे ग्रिप में ले रहे हैं आप। आर्टिकल 1 में एक तो देश का नाम है, कुछ लोग कहे कि इंडिया रखो, कुछ लोग कहे कि भारत रखो, सहमति ना हुई तो दोनों डाल दिया गया। ऐसा सिंपल लाइन में समझे संविधान निर्माताओं के बीच में, इसलिए भारत दैट इज इंडिया। और दूसरा कह रहा है इसमें यह बात कि अगर देखें तो भारत कैसा होगा जी, तो संघीय राज्य होगा। हिंदी में दिया हुआ है संघीय राज्य, और इंग्लिश में दिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यही है ना, संघीय राज्य, और इंग्लिश में दिया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर कट, यही आपको दिया हुआ है। दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि आप कहते हो इंडिया एक फेडरल स्टेट है, यहां पर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स या फेडरल स्टेट कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है, यह पूछा हुआ मामला है। भारत के संविधान में फेडरल वर्ड यूज नहीं है, या फेडरेशन ऑफ इंडिया या फेडरल शब्द नहीं मिलेगा। उसके लिए वर्ड क्या यूज हुआ है? यूनियन ऑफ। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एकदम क्लियर कट यहां पर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। तो आर्टिकल 1 दो चीजों का नॉलेज आपको देता है, देश का नाम क्या है, सिस्टम कैसा है, कैसा सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, यूनियन टाइप का फेडरल सिस्टम है, अमेरिकन टाइप का नहीं। यह हमें आगे आगे डिस्कशन में हो जाएगा, यहां तक बहुत क्लियर बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूनियन ऑफ स्टेट्स यही वर्ड है ना। एक वर्ड पूछता है कि यह जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है इसका सुझाव कौन दिया था। यह क्वेश्चन पीटी में पूछता है कि जो यूनियन वर्ड आया है इसका सुझाव कौन देने वाले हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सब शॉर्ट में है, जिसकी मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूं, तो दोनों के लिए इक्वली हो जाएगा। अभी किताब रख दीजिए, अभी किताबों से नहीं है, किताब तो घर के लिए है, आप लोग पढ़ के आए होंगे, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यूनियन वर्ड जो है डॉक्टर अंबेडकर का सजेशन था, स्वीकार किया गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत एक फेडरल स्टेट है ना, एक संघीय राज्य है ना, तो इसके लिए राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है, जैसा कि अमेरिका में आपको मिलेगा। नो एग्रीमेंट, हमने अभी डिस्कस क्लास की शुरुआत में ही किया कि जन्म कैसे दिया जाए। दोहरी सरकार व्यवस्था बनानी है, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक, तो उसके लिए दो ही बात है, या तो एग्रीमेंट कर लो आपस में और तय कर लो कि आप किन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, हम किन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, तो एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां पर कोई समझौता नहीं है, नो एग्रीमेंट एमॉन्ग स्टेट्स। पूछता है ये बात, प्रीलिम्स को कैसे जो रॉन्ग विकल्प होगा उसको खत्म करेंगे, यहां से जहां समझ गए वहां पर प्रीलिम्स आसान हो जाएगा। पॉलिटी में 100% आप लोगों को मार्क्स आने वाला है, ये ध्यान रखिए। इस क्लास के बाद छूटने का प्रश्न नहीं है, डाउट का कोई स्कोप नहीं रहेगा। दूसरा, नो पावर टू सीड फ्रॉम द इंडियन फेडरेशन, यानी कि भारत के जो राज्य हैं
भारत से बाहर नहीं जा सकते। ये कैसा यूनियन है? यूनियन ऑफ स्टेट्स किस तरह का यूनियन है ये? नो कॉन्ट्रैक्ट, नो समझौता। और दूसरा बात, देश से बाहर जाने की आजादी नहीं, जैसे सोवियत संघ में हुआ। 1991 में सोवियत संघ टुकड़ों में बंटने लगा। इतना बड़ा देश, शीत युद्ध का जब अंत हुआ, कोल्ड वॉर का, तो सारे देश बिखरते गए, अंत में बच गया केवल रूस। हुआ कि नहीं? हमारे देश में किसी को आजादी नहीं है 28 राज्यों में कि इस देश से अलग हो जाए। ये यूनियन टाइप का सिस्टम है। नो पावर टू सीड फ्रॉम द इंडियन फेडरेशन। राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते। ये दो बातें जो मैंने बताया वो बात स्पष्ट करता है कि यूनियन टाइप का मतलब क्या हुआ। विकल्प में आएगा, विकल्प आएगा, ऑप्शन आएगा कि यूनियन टाइप का मतलब क्या हुआ। दो हुआ जो मैंने यहां दोनों चीज को बताया। यही दोनों विकल्पों को टिक सेट करना है, माइंड में लगाना है। तीसरी बात यहां पर नहीं है। नो एग्रीमेंट एंड नो सेपरेशन फ्रॉम द इंडियन इंडिया। अब यूनियन ऑफ स्टेट्स समझिए इस बात को। यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी भारत जो है वो कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है। भारत अविनाशी है। जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो कैसा है? अविनाशी है, क्योंकि राज्य बाहर नहीं जा सकते हैं। सोवियत संघ जैसा सिस्टम नहीं है। और अलग अलग जो राज्य आप बनाए हो, जो 28 है, वो तो बनता बिगड़ता रहता है। कभी 32 राज्य भी हो जाते हैं, कभी 28 भी बन जाते हैं, कभी 29 भी फिगर मिल जाएगा आपको। यानी राज्य बनना बिगड़ना, संख्या बढ़ना, संख्या घटना, यह प्रशासनिक दृष्टिकोण को कहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव है, बड़ा राज्य है, शासन करने में प्रॉब्लम है, 2 बना दो। नहीं तो प्रशासनिक एंगल से, एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल से राज्य बन रहे हैं, राज्य बिगड़ रहे हैं। राज्य का अपना कोई सैंक्टिटी ऐसा नहीं है, परमानेंट सैंक्टिटी नहीं है। आज बिहार है 2 टुकड़ा में बढ़ सकता है, उत्तर प्रदेश है 2 से 3 टुकड़ा में बढ़ सकता है। जब ये बात आएगी तो बढ़ सकता है, क्योंकि उनका वो डिस्ट्रक्टिबल है। जो राज्य हैं वो कैसे हैं? विनाशी हैं। भारत के जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, लेकिन भारत अविनाशी है। ये डिस्ट्रक्टिबल है, ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है। क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। अब यूपी में आप पूर्वांचल को अलग कर दीजिए, बुंदेलखंड को मांग तो उठ ही रही है। और जिस दिन हो जाएगा समय उसका आ जाएगा, बढ़ जाएगा, बिहार में भी बढ़ जाएगा। फिर भविष्य की बात कर रहे हैं, जब डिसीजन हो जाएगा तो 28 का संख्या घटेगा बढ़ेगा, मैं तो इतना ही सिर्फ कह रहा हूं। तो यूपी बट गया तो विनाशी हो गया ना राज्य। बिहार विनाशी ना हो। बिहार का क्या है? बिहार को तो बांटा गया। पहले तो बिहार में उड़ीसा भी था, बंगाल भी था, सब कुछ था, सबका पार्ट ही था, झारखंड भी था। तो राज्य बनते हैं और बिगड़ते हैं, क्योंकि राज्यों का अस्तित्व परमानेंट नहीं है। प्रशासनिक एंगल को बताता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बन सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। माइंड में बिल्कुल क्लियर कट के रखना है कि क्या चीज है। जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा। अब संघवाद को समझ लीजिए, और आपको तो क्लियर हो ही गया कि हमारा संघवाद हमारा है, इंडियन फ्लेवर वाला है, अमेरिका का बोरोड नहीं है। आपको पता है अमेरिका से लिया गया है संघीय व्यवस्था। हमने सब में अपना फ्लेवर डाला है, हमको क्या सूट करता है वैसा हमने एडॉप्ट किया है। जो कल आप लोग लिख रहे थे कि इसमें भारतीयता का प्रभाव है, मौलिकता का प्रभाव है, संविधान लेखन की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग की बात करते हैं, तो दे इंपॉर्टेंट है। यूनियन ऑफ स्टेट्स। और एक बात और आप लोग समझ लीजिए, ऑप्शन में आता है और आप लोग डाउट करते हैं। देखिए कई चीजें हैं। यूनियन गवर्नमेंट है, संघीय सरकार। यूनियन गवर्नमेंट मतलब संघीय सरकार। स्टेट गवर्नमेंट है मतलब राज्य सरकार है। और यूटी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। और एक है लोकल गवर्नमेंट यानी कि स्थानीय सरकार है। हमने 4 सरकार को बताया आपके सामने। कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है।
4 सरकार है, एक यूनियन गवर्नमेंट हो गया है ही पूरे देश के लिए, एक राज्य सरकार हो गया, अभी 28 राज्य सरकार है देश में, यूटी का भी सरकार है अपना अपना, 8 यूटी है, और लोकल गवर्नमेंट भी है 73वां 74वां के बाद उनको संवैधानिक दर्जा है ना। तो जब मैं बात करता हूं यूनियन ऑफ स्टेट्स का, जब मैं बात करता हूं यूनियन ऑफ स्टेट्स का, तो उसमें केवल 2 ही आएगा, कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है। यह यूनियन ऑफ स्टेट्स में नहीं आएंगे। 10वीं क्लास के आईसीएसई बुक में भी रॉन्ग लिखा है, यानी किताब लिखने वाले लोग कैसे हैं ये देख लीजिए। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब संघ सरकार और राज्य सरकार, दैट्स ऑल। उसमें लोकल गवर्नमेंट नहीं है, उसमें यूटी नहीं है। और जब बात करते हैं टेरिटोरीज ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र, भारत का क्षेत्र, राज्य क्षेत्र, भारत का क्षेत्र कहिए, टेरिटोरीज में, टेरिटोरी क्षेत्र में, तब सब आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, सब आ जाएगा। फिर तो यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स और भारत का जो क्षेत्र है दोनों अलग अलग हो जाएगा। समझ में आ गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या हो गया संघ में? तो संघ में तो 2 ही लोग हो गए ना जो आपस में पावर को शेयर कर रहे हैं, एक तरफ केंद्र सरकार और एक तरफ राज्य सरकार, वही होगा। वही चीज मैं यहां पर क्लियर कर रहा हूं। अब आप समझिए, फेडरलिज्म को अगर समझना है तो इस क्लास को क्लियर कर लीजिए। संपूर्ण प्रश्न का उत्तर यहीं पर है। भारत संघ है या संघ नहीं है, आधा संघ है, आत्मा संघ है, शरीर असंघ है, जो भी जिस तरह से सोच रहा है समझ लीजिए। सब प्रश्नों का उत्तर इस बोर्ड पर आपके समक्ष, जैसा भी क्वेश्चन घुमा दे आपको पकड़ना वही है। सिंपल सी बात है जो यहां पर मेन क्रक्स पॉइंट है। यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 जो कहता है कि फेडरल सिस्टम है इंडिया में। इंडिया में क्या है? फेडरल, राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स राज्यों का संघ होगा, जो बताता है कि भारतीय व्यवस्था संघीय है। भारतीय व्यवस्था कैसी है? संघीय है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में, अलग अलग निर्णयों में यह माना है कि भारत में संघीय व्यवस्था है और यह संविधान का मौलिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब आपको मैं यह बताने जा रहा हूं कि संघ होने के लिए, संघीय व्यवस्था होने के लिए फंडामेंटल क्या है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा तो ये बताऊंगा नहीं ये 5 बातें, सीधे कहेंगे कि ये 5 बातें, ऐसे ही लिख दीजिए 5 बातें। अब यही 5 बातें आपको लिखना पड़ेगा। संघ होने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है ये आप पहले जानिए कि एक व्यवस्था संघीय है। पहले सुन लीजिए डिस्कशन पूरा। संघ होने के लिए क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, भारत संघ है कि नहीं, पहले यही डिस्कस करना पड़ेगा आपको। और अगर ये 5 बात है तो संघ है, नहीं है तो संघ नहीं है। सीधी सी बात है। पहली बात, संघ के लिए प्रथम आवश्यकता है दोहरी सरकार व्यवस्था। दोहरी सरकार व्यवस्था यानी 2 स्तर पर सरकार हो रहा है। एक पूरे देश के लिए एक सरकार सिस्टम है और राज्यों के लिए एक सरकार व्यवस्था है। इसको कहते हैं दोहरी सरकार व्यवस्था, यानी इंग्लिश में ड्यूअल पॉलिटी। राज्य व्यवस्था, राज्य जो व्यवस्था है 2 स्तर पर है, ड्यूअल पॉलिटी है। ड्यूअल मतलब 2, पॉलिटी 2 स्तर पर है, राज्य व्यवस्था 2 स्तर पर। एक को आप कह रहे हो यूनियन गवर्नमेंट और दूसरे को कह रहे हो स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट 2 या 2 से ज्यादा होंगे। जनरल मैं बात कह रहा हूं, थ्योरी की बात कर रहा हूं। तो जहां पर भी दोहरी सरकार व्यवस्था होगी वो संघीय व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन यह केवल पहला अवयव है, और भी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, जब आपने 2 गवर्नमेंट को बना दिया, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ड्यूअल पॉलिटी को ला दिया, तब कौन सा क्या क्या काम करेगा? शक्तियां हैं सरकार की, एग्जीक्यूटिव शक्ति है, लेजिस्लेटिव शक्ति है और जुडिशियल शक्तियां हैं, यानी जुडिशियरी पावर है, जुडिशियल पावर है। तो बांटोगे ना शक्तियों को,
दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़ गया कि शक्तियों का बंटवारा मिलेगा। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ पावर्स, DOP, डिवीजन ऑफ पावर्स, शक्तियों का बंटवारा किनके बीच? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में। अगर भारत का संविधान देखें आप तो डिवीजन ऑफ पावर है 7वीं अनुसूची में, 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में आपको मिलेगा, है कि नहीं? और इसमें 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 क्या है? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि ये है आपको केंद्र सूची, दूसरा मिलेगा राज्य सूची और तीसरा मिलेगा समवर्ती सूची। ये सूची है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे है, जो बताता है कि इन विषयों पर कौन कानून बनाएगा। जो केंद्र सूची है, यूनियन लिस्ट, इस पर भारत की जो विधायिका है पूरे देश के लिए, जो पार्लियामेंट है, कानून बनाएगी। स्टेट लिस्ट पर कानून बनाना राज्य सरकारों के हाथ में है, राज्य की जो विधायिका है। समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट मतलब पैरेलल हो जाएगा, दोनों बना सकता है। कंकरेंट ये भी बनाए वो भी बनाए, लेकिन दोनों के सेम विषय पर कानून बन गया और अंतर्विरोध है दोनों कानूनों में, तो संघ का कानून प्रभावी होगा, मान्य होगा, वैलिड होगा। यह भी पूछता है। तो क्या भारत में ऐसा है दोहरी सरकार व्यवस्था है? क्या भारत में शक्तियों का बंटवारा है? तो संविधान को आपने कोट भी कर दिया। भारत में एक केंद्र सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 28 राज्य सरकार है जो यूनियन, भारतीय यूनियन को जन्म दे रहे हैं। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स में इस तरह से है, 1 यूनियन गवर्नमेंट है और यहां पर 28 राज्यों की सरकारें हैं और इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा है। और यह शक्तियों का बंटवारा समझौता से नहीं हुआ है, यह शक्तियों का बंटवारा कैसे है? संविधान से है। यह सब एंगल पूछा हुआ है। कैसे शक्तियों का बंटवारा हुआ? संविधान के माध्यम से प्रदत्त है। कैसे? 7th शेड्यूल में है भैया, इट इज इन द 7th शेड्यूल, जहां पर कहा गया है कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। और एक और बात कही गई है कि अगर कोई छूट गया है लिस्ट में, न यूनियन में है, न स्टेट में है, न कंकरेंट में है, और भविष्य में जरूरत हो कि इस पर कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो उसको कहेंगे अवशिष्ट शक्तियां। कौन सा आर्टिकल है? 248, एग्जैक्टली 248। अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स, जो तीनों लिस्ट में नहीं हो, भविष्य में ऐसा पता चले वो रेजिडुअरी पावर्स हुआ, अवशिष्ट शक्तियां, और उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस डिस्कशन के बाद कहां से क्वेश्चन बच जाएगा? केवल अंडरस्टैंडिंग अगर आप लोग डेवलप कर लें, समझ जाएं, किताबों में तो है, तो बहुत क्लियर कट हो जाएगा। और तब हमें अच्छा लगेगा जब मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, बुलेट पॉइंट दूंगा, जो आपको मैं लिखवा रहा हूं। तीसरी बात, संघ होने के लिए जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, अगर यह संविधान ना हो तब तो आपका शक्ति हम ले लिए, हमारा शक्ति आप ले लिए, सिस्टम टूट जाएगा, रह पाएगा? इसलिए इसमें सब बातों को लिख दिया गया है संविधान में। हेरा फेरी का कोई स्कोप नहीं है कि आज हम कर लेते हैं कल तुम। देयर इज नो सच स्कोप, बिकॉज एक संविधान के माध्यम से शक्तियों को दे दिया गया है। और यह संविधान कैसा है? लिखित है, कोई स्कोप नहीं है कि कल दूसरा बना देंगे। ये रिटन है और रिटन के साथ साथ अनम्य है, दैट मीन्स रिजिड है। संशोधन आपके मन से नहीं होगा। पार्लियामेंट चाहे कि बदल दो, राज्य सूची का 2 टॉपिक निकालकर यूनियन लिस्ट में कर दो, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है भारत में, क्योंकि राज्यों की भी सहमति चाहिए। अगर वो ओके करते हैं तो शक्तियों का जो बंटवारा है उसमें संशोधन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए संविधान को रिजिड बनाया गया है। भारत का संविधान इस मामले में रिजिड है, अनम्य है, आसानी से बदलाव नहीं हो सकता, और साथ में रिटर्न भी है। यह तीसरी इंपॉर्टेंट बात संघ होने के लिए है।
कहीं भी होगा ये बात तो होगा। संघीय व्यवस्था में सब जगह ये बातें मिलेंगी। ये मूलभूत बातें हैं एक सिस्टम को संघीय सिस्टम कहलाने के लिए। जो चौथी बात है, चूंकि दो पार्टी है, एक पार्टी केंद्र की है और दूसरी पार्टी राज्य की है, तो विवाद तो होगा। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो किसी न किसी मुद्दे पर विवाद होगा। अब कृषि सुधार बिल आया तो राज्य उठ के कहेगा ये तो हमारा एरिया है, हमारा स्टेट लिस्ट में है, तुम काहे कानून बनाया। नहीं, विवाद तो होगा। इस तरह के कई मामले आएंगे तो निपटारा कौन करेगा? और कोई निपटान करने वाला ना हो, प्रॉब्लम दूर करने वाला ना हो तो सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। तब चौथी बात आ जाएगी कि दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट आ रहा है, विवाद है, उसको सुनने के लिए एक संघीय न्यायालय चाहिए जिसे कहते हैं फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट का काम है संघ और राज्य के बीच में या दो राज्यों के बीच में इस तरह के विवादों का निपटान करना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के रूप में है एज ए फेडरल कोर्ट। यह भी साबित करता है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला सिस्टम है। संघ राज्य के बीच विवादों का निपटारा, सो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन स्टेट्स and the center, or maybe two and more states one side, center one side, or maybe among the state, राज्यों के बीच में भी हो सकता है। पार्टी विवाद कैसे भी हो सकता है, जैसे अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक में विवाद आ गया है बेलगाम को लेकर। बेलगाम कर्नाटक में है, बॉर्डर में है, मामला शांत था। अब महाराष्ट्र कर रहा है कि हमको ये हमारा एरिया है, जिस पर कल मैं एक पोस्ट डाला था फेसबुक में। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में विवाद है। अब ये ओरिजिनल मामला आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं सुनेगा, कर्नाटका हाई कोर्ट नहीं सुनेगा। हाई कोर्ट हर राज्यों में है ना, प्रावधान तो है। इसका मतलब है कि सीधे सीधे संघीय न्यायालय में वो मामला आएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। सबसे पहले वो मामला आएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ही, नीचे कहीं नहीं आ पाएगा। ये संघीय न्यायालय है। भारत में ऐसा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय के रोल में भी है। उसके बाद अगला अगर आप पॉइंट अगर आप देखते हैं, संघीय विधायिका, भारत का जो विधायिका है, दिल्ली स्तर पर मैं बात करूं पूरे देश का, संघीय विधायिका यानी केंद्रीय विधायिका, वो दो सदनीय है, बाइकेमरल है। दो सदनीय माने बाइकेमरल। एक लोकसभा है निम्न सदन और राज्यसभा है उच्च सदन। राज्यों में उच्च सदन मैंडेटरी नहीं है। राज्यों में विधानसभा विधान परिषद का प्रावधान है। विधान परिषद है तो हट सकता है और अगर नहीं है तो बन सकता है। आर्टिकल 169 में प्रावधान है। मतलब विधान परिषद का परमानेंट अस्तित्व नहीं है। लेकिन राज्यसभा भारत का एक परमानेंट सदन है, उच्च सदन है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा उच्च सदन है ना, अपर हाउस। और ये किस लिए आपने बनाया? क्योंकि फेडरलिज्म जो भारत संघीय व्यवस्था है, वहां पर जो राज्य सरकारें हैं उनका प्रतिनिधित्व वहां कौन करेगा? दिल्ली में। इसके लिए राज्यसभा बनाया गया है। तो आप देखिएगा कि राज्य की विधायिका चुनकर भेजती है राज्यसभा के लोगों को और राज्यों के इंटरेस्ट को वहां वो लोग अपना टेकअप करते हैं। इसलिए राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में। क्वेश्चन आया हुआ है, राज्यसभा का अस्तित्व क्या है? क्यों है राज्यसभा का अस्तित्व? क्या फिजूल खर्ची नहीं है? उसमें अन्य पॉइंट के अलावा ये भी पॉइंट हुआ, चूंकि भारत एक फेडरल सिस्टम है, अतएव राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए राज्यसभा की आवश्यकता है। अन्य पॉइंट में ये भी एक पॉइंट अहम पॉइंट होगा। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों का कलर क्यों चेंज रहता है? राज्यसभा में वो उसका लाल रहता है और लोकसभा का हरा रहता है। कलर वो सिस्टम रूल्स में बना दिया गया है। शुरू से जो प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ द हाउस जो हैं वो बने हुए हैं और दोनों हाउस के अलग अलग रूल्स हैं, वो शुरू से अपना वो चल रहे हैं, पहचान के लिए बना है। ऐसे कई जगह कलर के आधार पर इन बातों को किया गया है। रूल्स का बात है, संवैधानिकता से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसे कलर की चर्चा संविधान में नहीं है। संविधान के इतर बहुत सी बातें हैं।
क्लियर है? संघीय व्यवस्था है तो ये पांचवी बात है। तो अगर किसी सिस्टम में 5 बातें होंगी तो वो फेडरल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब जेंटिलमैन, आप लोग बहुत क्वेश्चन भी हमको भेजे हुए हैं। भारतीय व्यवस्था अर्ध संघीय है, भेजे हैं ना आप लोग? कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन भेजा है हमको? जस्ट रेज योर हैंड्स। चलिए, और चलिए सब लोग जगिए। मैं तो कहता हूं बी अलर्ट एवरीबॉडी। मैं एक आदमी को एड्रेस नहीं कर रहा हूं, ईच एवरीवन जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, सभी को मैं एड्रेस कर रहा हूं। क्लास जो है लाइव रहे, सब लोग समझें, बूझें और अकॉर्डिंगली करें। लेकिन यहां पर बताता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण अगर कल की तारीख में हो जाए कि नहीं यूपी को बांट दो, बेटर एडमिनिस्ट्रेटर होगा, तो यूपी बढ़ जाएगा। बिहार बांटने की बात आएगी तो बिहार भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही झारखंड भी बटा कि झारखंड सफिशिएंटली डेवलप नहीं हो पा रहा है इतना मिनरल रिसोर्स के बावजूद, इससे झारखंड भी अलग हो गया, बिहार बच गया। तीसरा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब पीटी में पूछा हुआ है। ये लाइंस पीटी के लाइंस हैं और मेंस के भी लाइंस हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण को बताता है, पूछा हुआ है पीटी में। संसद बिना राज्यों की सहमति के, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपसे पूछूंगा, बिहार को तोड़ने जा रहा हूं, पूछूंगा और आप अपनी राय देंगे, यस कहेंगे या नो कहेंगे, ना तोड़ो। लेकिन आपकी बात मानने के लिए मैं पार्लियामेंट बाध्य नहीं है, यही बात है। आपके सहमति के बिना मुझे जो चाहिए वो मैं कर लूंगा। संसद बिना राज्यों की सहमति के राज्य को नष्ट कर सकती है, खंडित कर सकती है। जो विनाशी राज्यों की बात बताता है, ये पॉइंट बनता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है, ठीक है? किताब में तो दिया ही हुआ है, लेकिन यहां पर जो अंडरस्टैंडिंग होगी उसके बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो कैसा सिस्टम हो गया ये आपका? यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ है। ये राज्यों के संघ के फीचर हैं, विशेषता है। अमेरिकन फेडरल सिस्टम ऐसा नहीं है कि राज्य को जब चाहो तब नष्ट कर दो। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट्स। अमेरिका में राज्यों की सहमति के बिना राज्य को नष्ट नहीं किया जा सकता है। अमेरिका में 50 राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। अगला पॉइंट, संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं। यूनियन ऑफ स्टेट्स को बताता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? कोई समझौता नहीं हुआ है दो पार्टियों के बीच में। पूछा हुआ क्वेश्चन है, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो एग्रीमेंट। ये सीधे संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का बंटवारा है, कॉन्स्टिट्यूशनली ड्रिवेन। राज्य अविनाशी है, सॉरी, राज्य विनाशी है। कैसा है? विनाशी, डिस्ट्रक्टिबल। और संघ क्या है? अविनाशी है। और राज्य भारतीय संघ से बाहर। इतना ही पॉइंट होगा आपका जब मैं कहूंगा कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इतना ही पॉइंट उसका आंसर बनेगा। एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से, 1 नंबर नहीं खत्म होना चाहिए। लेकिन यह समूचा पॉइंट आपको देना है अपने लैंग्वेज में, मौलिकता झलकनी चाहिए, कोई स्कोप नहीं है कटने का। किसी को कोई डाउट है क्विकली पूछ सकते हैं इस पॉइंट पर, अगर डाउट है तब। लास्ट पॉइंट इसी में है, जो एक और पॉइंट है। संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण करने में सक्षम है। पीटी का भी क्वेश्चन है, हु इज एम्पावर्ड? कौन भारत के राजनीतिक नक्शे को बदल सकता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, चाइना, भारत की संसद और भारत का राष्ट्रपति। ये पार्लियामेंट को पावर है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, घुमाता है लोग बहुत, प्रीलिम्स में घुमाता है लोग। घूमना नहीं है, आपको ही घूमना बनना चाहिए कि कहां घुमा दोगे। उसके बाद संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण करने में सक्षम, कॉम्पिटेंट है, बिना राज्यों की सहमति के, जो बताता है कि राज्य विनाशी हैं और संघ अविनाशी है। किसी को मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा। किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड्स। अगर कोई आपसे पूछता है क्लास के बाहर
इतना ही डिस्कशन करना है, इतना ही स्कोप है। इसको आराम से 150 या 200 शब्दों में आप लिख सकते हैं। अभी तक ये पॉइंट क्लियर था? ऐसा ये होता है क्लास। दिस इज द वे यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक। कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन है कि यदि कोई स्टेट अपनी एरिया में कोई लॉ बनाता है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई राज्य अपने एरिया में कोई लॉ बनाता है बट वो लॉ लोगों के लिए सही नहीं है, तो यूनियन हस्तक्षेप कर सकता है स्टेट लिस्ट में। एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई राज्य कोई कानून बना रहा है, स्टेट लिस्ट पर बनाएगा या कंकरेंट लिस्ट पर बनाएगा, इसी पर ना, लेकिन वो लॉ सही नहीं है लोगों के लिए, तो क्या केंद्र की सरकार जो है, वही था ना, यूनियन गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकता है? हाँ या ना बोलिए। स्टेट लिस्ट पर एक कानून बना दिया लेकिन वो लोगों के लिए सही नहीं है, तो क्या केंद्र की सरकार जो यूनियन गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकता है? नाउ इस पर क्लियर हो जाए। राज्य अपने एरिया में कानून बनाने में सक्षम है, स्टेट लिस्ट पर और कंकरेंट लिस्ट पर, और उसमें संघ की सरकार ताक झांक नहीं करेगी। यह बहुत क्लियर कट एरिया को डिफाइन कर दिया गया है। आप इस एरिया के मालिक, हम इस एरिया के मालिक, ना आप आओगे इस एरिया में और ना हम जाएंगे इस एरिया में। अगर ऐसा होगा तो संविधान खंडित हो जाएगा। हम आपके एरिया में जाके दादागिरी करेंगे और आप हमारे एरिया में आके दादागिरी करोगे। सो क्लियर कट है, आप अपनी सीमाओं के अंदर रहिए, हम अपनी सीमाओं के अंदर रहेंगे, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, जिसका मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। अगर कोई लॉ बनता है जो जनता के लिए ठीक नहीं है, तो यह कौन डिसाइड करेगा कि जनता के लिए ठीक नहीं है? कोई एक बंदा आप लोगों में उठेगा? तरीके कई एक हो सकते हैं। आप विरोध कीजिए, मूवमेंट कीजिए, जंतर मंतर में धरना दीजिए, बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर धरना दीजिए, लेकिन सबसे बेस्ट उपाय इसका क्या है? संघ कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने एरिया में रह के कानून बनाए हैं। आप हाईकोर्ट में अप्रोच करते हैं और कानून के औचित्य को एक तरह से वहां पर डिस्प्यूट पैदा करते हैं कोर्ट में। आप हाईकोर्ट में जा सकते हैं और हाईकोर्ट आपको फेवरेबल निर्णय नहीं देता है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहां पर कानून अच्छा है कि बुरा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कानून का निर्माण विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हुआ है, क्या नियमों का पालन हुआ है, क्या कानून बनाते समय सीमा से आप बाहर गए हैं। कई बातें होंगी, और ओवरऑल यह कानून सही है कि नहीं, कोर्ट इन बातों पर न्याय करेगा। तो प्रश्न का उत्तर है, इसका केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसका समाधान कोर्ट के माध्यम से होगा। हाईकोर्ट में राज्य सरकार के कानून को चुनौती दी जा सकती है, और हाईकोर्ट के निर्णय से अगर आप सहमत नहीं है, देन आप अपील कर सकते हैं एपेक्स कोर्ट में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। इसका यही आंसर है। क्लियर कट हो गया ये? आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं, आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। आर्टिकल 1(1) तो आपने देख लिया, डिस्कशन हो गया। एक आर्टिकल था 1 मिनट का, 1 मिनट में नहीं, चंद सेकंड का, जिसका इतना डिस्कशन हुआ। अब आइए 1(2) में, एक ब्रैकेट में 2, और एक कहता है राज्य और राज्य क्षेत्र, यानी भारत किसमें बटा होगा? राज्य क्षेत्र। स्टेट में न बटा है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो कौन कौन से राज्य होंगे और कौन कौन सा यूटी होगा, उसका उल्लेख आपको पहली अनुसूची में मिलेगा। पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है? कितने राज्य और कितने यूटी। लेटेस्ट बुक देख लीजिए, बेयर एक्ट, तो आपको मिल जाएगा। प्रथम अनुसूची में 28 राज्य का विवरण मिलेगा और किस लॉ के तहत वो राज्य अस्तित्व में आए,
और यूटी का भी मिलेगा, 8 यूटी का लेटेस्ट आपको मिलेगा, और किस कानून के तहत यूटी वो बने हैं या बिगड़े हैं, यानी वर्तमान अस्तित्व किस कानून के तहत, संशोधन के तहत आया है। तो प्रथम अनुसूची क्या कहता है, राज्यों का डिटेल्स है, लिस्टिंग मिलेगा, लिस्ट मिलेगा, और यूटी केंद्र शासित प्रदेश का मिलेगा, यानी कि यहां पर स्टेट्स का मिलेगा और यूटी का मिलेगा, दोनों का, और इसको कहते हैं भारत का राज्य क्षेत्र, टेरिटोरी ऑफ इंडिया। अब यहां पर आर्टिकल 13 भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आएगा यह बता रहा है। एक क्वेश्चन इधर से आया था जिसका समाधान यहां पर है। 13 में कहता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटोरी ऑफ इंडिया, TOI, टेरिटोरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएगा, तो टेरिटोरी में ऑफ इंडिया में आएगा भारत के राज्य, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, और कल की तारीख में आप कोई एरिया आपके अंदर मर्ज हो जा रहा है, जैसे भी हो, एक्वायर्ड करते हैं, अर्जित कर लेते हैं आप, नेपाल मिल जाता है मान लीजिए इंडिया में, मान लीजिए ये स्कोप दिया हुआ है, यहां से स्कोप है, अर्जित राज्य क्षेत्र, एक्वायर्ड जो हासिल किए गए हों, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में, टेरिटोरी में 3 आ जाएगा, संघ शासित प्रदेश, राज्य और एक्वायर्ड टेरिटोरी। तो आज तक में एक्वायर्ड तो है नहीं, अगर कोई होगा तो भी शामिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर टेरिटोरी ऑफ इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया से बड़ा कॉन्सेप्ट है, इज ग्रेटर देन यूनियन ऑफ इंडिया, हां या ना, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में केवल स्टेट आएगा, और टेरिटोरी ऑफ इंडिया में स्टेट के साथ साथ क्या आएगा, संघ शासित प्रदेश भी आएगा, और एक्वायर्ड एरिया अगर कोई उपार्जित कर लेते हैं भविष्य में युद्ध या किसी माध्यम से, तो वो भी आ जाएगा। सो टेरिटोरी ऑफ इंडिया बड़ा कॉन्सेप्ट है। यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या आएगा, केवल राज्य आएगा, जो 28 राज्य हैं। समझ में आ रही है कि बात नहीं, कि किसी को डाउट है लास्ट में, क्लियर है ना। तो ये आपको समझ लेना है इस बात को। बोलिए, रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। टेरिटोरी ऑफ इंडिया में ये तीनों आएगा, राज्य भी आएंगे, 28 राज्य हैं, सभी यूटी आ जाएंगे, और कोई एक्वायर्ड एरिया है वो भी आ जाएगा। लेकिन जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस जो आर्टिकल 1 में कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें केवल राज्य आएंगे, राज्य आएंगे, यानी कि 28 राज्य। यही मैं कह रहा हूं। तो बड़ा कौन हुआ, टेरिटोरी हुआ कि यूनियन ऑफ इंडिया हुआ, इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरी बड़ा हुआ। ये पूछता है कॉन्सेप्ट ये चीजें हैं, संविधान कह रहा है इन चीजों को। दूसरी बात समझ लेना है, एक्वायर्ड कैसे कर सकते हैं, एक्वायर कैसे कर रहे हैं, किसी बाहर के आप शामिल करना है इंडिया में, तो इसके लिए सेशन है, आप समझौता करके लीज पर ले लीजिए, प्लेबिसाइट कर लीजिए, या आपको कोई गिफ्ट दे दे, गिफ्ट दे दे कोई, जनमत संग्रह हो सकता है, प्लेबिसाइट हो सकता है, ट्रीटी हो सकता है, लीज हो सकता है। केवल शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, डिटेल डिस्कशन क्या हो सकता है यहां नहीं है। या ऑक्यूपेशन कर लीजिए, ऑक्युपाई कर लीजिए उसको, या फिर जीत लीजिए, कॉन्क्वेस्ट कर लीजिए, जीत भी सकते हैं, अटैक करके डायरेक्ट उसको मिला लीजिए अपने में, यह भी हो सकता है। इंटरनेशनल लॉ के तहत परमिशन देखना पड़ता है कि क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ये स्कोप लेकिन दिया हुआ है। और एक्वायर किया गया है इंडिया में, दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी और सिक्किम, ये सब एक्वायर्ड टेरिटोरी है। कुछ राज्य बने, कुछ संघ शासित प्रदेश बने, एक्वायर्ड टेरिटोरी है। और आगे भी स्कोप बनेगा तो ऐसा ही होगा। क्लियर है? फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि आज क्लास में इसको फिनिश करना हम चाहते हैं। क्या स्कोप है देखते हैं अभी। आर्टिकल 2 आइए, आर्टिकल 2, पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के शक्ति के बारे में कह रहा है। पावर ऑफ
पार्लियामेंट अगर आप देखें, पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो पावर ऑफ पार्लियामेंट में दो बातें कही गई है। पावर ऑफ पार्लियामेंट में दो बात है। पहला कह रहा है कि एडमिट न्यू स्टेट्स इन यूनियन ऑफ इंडिया, नए राज्यों को एडमिट करना, शामिल कर लेना। पावर ऑफ पार्लियामेंट में नए राज्यों को शामिल कर लेना। और एक है इस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट, यानी जो पहले से नहीं है। ये दो बातें दी गई है आर्टिकल 2 में, नए राज्य को शामिल करना और नए राज्य बनाना, नए राज्य की स्थापना करना। तो ऊपर वाला जो है एडमिट न्यू स्टेट्स, जो पहले से है, संसद को शुरू में पावर दिया गया है कि ऐसा कौन कर सकता है। ये पावर की बात है, जुरिडिक्शन की बात है, जो राज्यों को नहीं दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, जो पहले से नहीं है, तो वो कर सकता है। जैसे कोई नया आ गया, एक्वायर्ड है, या कोई नया बनाना है, तो पार्लियामेंट बनाएगा। और जो पहले से है, वो तो है ही, सारा चीजें एडमिट कर लेगा न्यू स्टेट्स का। जब शुरू में संघ बना तो जो पहले से था वो एडमिट कर लिया, और अब जो नया बनेगा वो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 है, इसमें समझना जो है 3 को समझिए। आर्टिकल 3 कहता है, आर्टिकल 3, भारतीय संघ के राज्यों का आंतरिक पुनर्गठन। ये 28 राज्य आज की तारीख में कैसे बने हैं? बिगड़े हैं, इंटरनल अरेंजमेंट कर रहे हैं। आंतरिक पुनर्गठन, इंटरनल अरेंजमेंट किसका? भारतीय राज्यों का। पहले 32 राज्य था, 29 था, फिर 28 हो गया, 28 से 29 हो जाता है, ये नंबर घटता बढ़ता है। ये आंतरिक पुनर्गठन हुआ, इंटरनल अरेंजमेंट हुआ, रिकंस्टिट्यूशन। पावर दिया गया है भारत की संसद को। आर्टिकल 3, भारत की संसद को पावर दिया गया है। तो संसद कैसे बोलती है? विधि बनाकर। संसद को फीलिंग को, संसद का मैंडेट कैसे पता चलेगा? लॉ बनाकर। तो संसद करेगी कैसे? विधि बनाकर, यानी लॉ बनाकर। सो आंतरिक जो पुनर्गठन है राज्यों का, वो लॉ बनाकर होगा, कानून बनाकर। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। सो इसमें पहली बात है नए राज्य का निर्माण। आप नए राज्य को बना सकते हैं, न्यू स्टेट। कल पूर्वांचल बनाना है मान लीजिए, या मिथिलांचल बनाना है, या बुंदेलखंड बनाना है। कई राज्यों की मांग तो उठ ही रही है अभी वर्तमान में भी। नहीं, नया राज्य बनाना है, यह समझना है बात को। तो आप कैसे बना सकते हैं? एक राज्य को तोड़कर, यूपी को तोड़ दीजिए, बिहार को तोड़कर बिहार बना दीजिए, झारखंड बना दीजिए, बना दिया आपने। एक राज्य को तोड़कर दो राज्यों के कुछ भागों को जोड़कर, कुछ मध्य प्रदेश जोड़ लीजिए, कुछ मध्य प्रदेश जोड़ लीजिए, कुछ छत्तीसगढ़ जोड़ लीजिए, और एक तीसरा राज्य बना दीजिए, बन जाएगा संसद द्वारा। तो इस तरह से नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। अरे पाकिस्तान को तो तोड़िएगा नहीं, वो तो सोवरेन स्टेट है, उसको तोड़ने का तरीका अलग होगा। यह इंपॉर्टेंट है। तो एक नए राज्य ऐसे बन रहे हैं। इसमें दूसरी बात कही गई है कि राज्य का राज्य क्षेत्र, टेरिटोरिया एरिया, जो राज्य क्षेत्र है, टेरिटोरी है, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। टेरिटोरी की बात कर रही है, क्योंकि एक्वायर्ड टेरिटोरी का स्कोप दिया गया है। कोई अगर टेरिटोरी गोवा मिल गया, सिक्किम मिल गया, तो बढ़ा ना, बढ़ा कि नहीं? और बांग्लादेश से हमने कुछ समझौता करके कुछ इनक्लेव उनको दे दिए 2-3 किलोमीटर, तो उतना घट गया ना। बांग्लादेश से समझौता हुआ तो बढ़ेगा घटेगा क्या? टेरिटोरी ऑफ इंडिया। कौन करेगा? पार्लियामेंट। कैसे? लॉ बनाकर। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की सीमा में परिवर्तन। अब सीमा जो है बिहार का उधर बलिया जिला से मिलता है मान लीजिए, ठीक है, अब चेंज कर दिए उधर, तो सीमा में चेंज हो जाएगा। जहां राज्य को तोड़े तो सीमा वहीं तक रह जाएगी जहां से टूट हुआ। अब झारखंड बन गया तो बिहार का सीमा कहां तक है आपको पता ही है। पहले सीमा कहां तक जाता था, अब सीमा में चेंज हो जाएगा, बॉर्डर भी चेंज हो जाएगा जहां तोड़ा आपने। राज्य के नाम में परिवर्तन, आज राम है कल श्याम कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है ना? पश्चिम बंगाल है,
अब बंग प्रदेश कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इसको ले जाइए, है ना। राज्य के नाम में परिवर्तन, दैट मीन्स वही मैं बताया, पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ कर रहे हो आप। रीड्रॉइंग ऑफ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, 4 ही आर्टिकल है, डिस्कशन जरूरी है। और अब मैं बना रहा हूं जन्म की कहानी। कैसे जन्म होगा, कैसे विनाश होगा, ईश्वरीय विधान, उसको समझ लीजिए हमेशा के लिए माइंड में। नया राज्य बनाना है, फ्लो चार्ट क्या है? नया राज्य बनाना है या राज्य को बिगाड़ देना है, फ्लो चार्ट क्या होगा, कैसे ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार में समझ लेना है। तोड़ना, बनाना, बिगाड़ना, सीमा में परिवर्तन, नाम बदल दो, नया शेप में दे दीजिए, राम है श्याम कर दो, कैसे, हाउ पार्लियामेंट करता है, आप सबको पता है। तो 2 शर्त है, संविधान 2 कंडीशन को कहता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ऐसा करने के लिए 2 शर्तों की पूरा होना जरूरी है। पहला शर्त है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, तभी पार्लियामेंट में बिल आएगा। ऐसा करने के लिए अगर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति नहीं होती है तो संविधान के ये प्रावधान का उल्लंघन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? पहला कंडीशन। और एक कंडीशन कहता है कि बिहार है, तोड़ना है उसको, थोड़ा सा पूछ लो, नाराज मत करो, उनका व्यू ले लो, क्या कहना चाहते हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, जो भी है, व्यू देंगे या नहीं देंगे। हमसे पूछा जाए बिहार का मैं हेड हूं तो या तो गाली गलौज करेंगे, चाहे जिस रूप में करना है कर लो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आपसे पूछा जा रहा है ओपिनियन, आपका विचार क्या है, व्यू क्या है, हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो या तो विचार देंगे, पॉजिटिव देंगे, निगेटिव देंगे, या कहेंगे हम कुछ नहीं देंगे, बहुत बुरा आप लोग कर रहे हो, चुप रहिएगा। यही ना हो सकता है। यही 2 कंडीशन है, दैट्स ऑल, नो थर्ड कंडीशन। तो रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर व्यूज, किसको रेफर किया जा रहा है? विधानसभा को। विधानसभा तो राज्य अपना विचार कौन व्यक्त करेगा? राज्य का विचार कौन व्यक्त करेगा? सीएम नहीं, गवर्नर नहीं, विधानसभा। क्योंकि विधानसभा ना राज्य में, राज्य का प्रतिनिधित्व तो विधानसभा कर रही है, इसलिए विधानसभा व्यूज देगी। तो सबसे पहले जाएगा विधानसभा में, व्यूज आ जाएगा, और जब वहां से व्यूज आ गया या उस समय सीमा में नहीं आया तब राष्ट्रपति ग्रीन सिग्नल देगा, पार्लियामेंट में बिल लाओ। यही 2 है कंडीशन पॉलिटिकल मैप के रीड्रॉ करने के लिए। क्लियर और नॉट? अब फ्लो चार्ट आइए, फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट समझ लीजिए, पूछा हुआ है क्वेश्चन, यानी कि कैसे कैसे घटना घटित होगी नया राज्य का जन्म करने के लिए या चेंज करने के लिए, नाम बदलने के लिए, जो भी कहना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? फर्स्ट एक्शन, जो मैं यहां नहीं लिखूंगा, आंदोलन होगा, झंडा तोलन होगा, जो भी कहिए, हमारा नया राज्य बना दो, हम पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, दिस दैट, तमाम सी बातें होंगी। जैसे झारखंड रोया गया, बहुत कुछ किया सब लोग, अभी बुंदेलखंड में हो रहा है, पूर्वांचल की बात है, मिथिलांचल की बात है, कहानियां तो चल ही रही है। एक दिन में राज्यों का जन्म थोड़े होता है। अरे बच्चा रोएगा तो भी मां उसको दूध पिलाएगी, जब तक ये घटना नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो प्रेशर ग्रुप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आंदोलन होता है नया राज्य बनाने के लिए, और जब वो आंदोलन संगठित रूप होकर दिल्ली में पहुंचने लगती है तो दिल्ली की सरकार जग जाती है, कहीं नहीं अब कुछ करते हैं, कुछ उपाय करते हैं। अब वहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, बैकग्राउंड की बात नहीं बता रहा हूं। सबसे पहले रिकमेंडेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो भारत की सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, राज्य की सरकार नहीं, भारत की सरकार, दिल्ली में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका जो कैबिनेट है, मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभी वर्तमान में, ये क्या कर रही है? सिफारिश कर रही है, रेकमेंड कर रही है एक नया राज्य बनाने के लिए, बाउंड्री चेंज करने के लिए, नाम बदलने के लिए, जो भी है, एरिया घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए,
वो क्या कर रही है? रेकमेंड कर रही है। कौन? मंत्री परिषद, भारत की सरकार का। और किसको रेकमेंड करेगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति को। मामला आ गया राष्ट्रपति के पास। कहां से? मंत्री परिषद से। अब जब राष्ट्रपति के पास आ गया तो राष्ट्रपति का एक्शन क्या है? राष्ट्रपति इसको सीधे सीधे भेज दे रहा है विधानसभा में, राज्य की विधानसभा जो प्रभावित हो रही है। अगर मिथिलांचल कट रहा है तो बिहार विधानसभा में आएगा, बुंदेलखंड बन रहा है तो यूपी में जाएगा। जो राज्य प्रभावित है, अगर दो राज्य प्रभावित है तो दोनों को जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों प्रभावित हो रहा है तो दोनों को जाएगा। तो रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर, यानी राज्य के विधानसभा में संदर्भ जा रहा है, रेफरेंस जा रहा है। कौन भेज रहा है? राष्ट्रपति। 1 और मोर। और इसमें समय बता दिया जाता है, 3 सप्ताह में, 4 सप्ताह में टाइम दे दिया जाता है कि आप अपना विचार हमको दीजिए, हम ऐसा करने जा रहे हैं। तो टाइम लिमिट हो जाता है। लेकिन अगर दमन दीव को राज्य बनाना है, दमन दीव को तोड़ देना है या जोड़ देना है, तो हम वहां नहीं भेजेंगे, रेफरेंस नहीं जाएगा। ध्यान देना है, दमन दीव को या अंडमान को तोड़कर अंडमान को मिला देना है किसी राज्य में, तो यूटी को विधानसभा है तो भी नहीं जाएगा, पुडुचेरी है तो नहीं जाएगा, केवल राज्य को जाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो 28 राज्य है वो प्रभावित होकर जाएगा। 8 यूटी से में रेफरेंस नहीं जाता है। तो भारत का राष्ट्रपति किसको भेजेगा? विधानसभा को। तो विधानसभा से डायरेक्ट तो भेजेगा नहीं, राष्ट्रपति एक अपना आदमी बैठा के रखा है राज्य में। राष्ट्रपति का आदमी कौन है? गवर्नर है। तो गवर्नर के माध्यम से जाएगा। तो राष्ट्रपति का रेफरेंस गवर्नर को, और गवर्नर सरकार के माध्यम से कहेगा, नीतीश कुमार के माध्यम से, कि विधानसभा का ओपिनियन ले लीजिए। ठीक है, क्लियर है? विधानसभा का ओपिनियन ले लीजिए। अब गवर्नर के पास आ गया तो मीटिंग हो रही है, मीटिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधायिका की बैठक हो रही है, स्टेट लेजिस्लेचर की बैठक हो रही है। नहीं, विधानसभा का बैठक होगा और विधानसभा बैठक में एक प्रस्ताव पारित करेगी, यस और नो, और वहां पर जो जिसको जितना बोलना है बोलते रहिए। या फिर यह भी निर्णय होता है कि कुछ नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग सहमत नहीं है, केंद्र गलत कर रहा है, और साइलेंट हो जाइएगा। कुछ भी यही ना भी हुआ, ना बोलना भी एक बोलना है, ना बोलना, साइलेंट रहना भी एक मैसेज है, एक कम्युनिकेशन है। समय सीमा तो दे दिया है, समय सीमा में ना दिए तो केंद्र समझ लेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है। तो व्यूज आ गया किसमें? यहां पर व्यूज विधानसभा दिया तो यह व्यू चला गया गवर्नर, और गवर्नर पास कर देगा किसको? प्रेसिडेंट को। गवर्नर के पास व्यूज आ गया, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। गवर्नर के पास व्यू आ गया, और जब गवर्नर के पास व्यू आ गया तो गवर्नर भेज दिया राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को भेज दिया। अब राष्ट्रपति का एक्शन शुरू हो गया, और राष्ट्रपति सिफारिश कर दिया किसको? पार्लियामेंट को, कि बिल तुम लाओ, हाउस में बिल लाओ, नया राज्य बनाने के लिए, नाम बदलने के लिए, बाउंड्री चेंज करने के लिए, जो भी। तो ये रेकमेंड कर दिया इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। अब यहां बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, अब यहां पर बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब क्या होगा कि चाहे तो पहले लोकसभा में ले आओ, चाहे पहले राज्यसभा में ले आओ, बाध्यता नहीं है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नया राज्य बनाने के लिए बिल सबसे पहले राज्यसभा में आना जरूरी है। रॉन्ग। आइदर हाउस, किसी भी हाउस में यह बिल पहले आ सकता है, यह ध्यान रखिए। लोकसभा, राज्यसभा, ये नहीं कि पहले राज्यसभा में, नहीं, किसी भी हाउस में पहले लोकसभा में, सरकार जिसमें सुविधा लगे सरकार को, पहले लोकसभा में ले आओ तो फिर राज्यसभा में जाएगा, पहले राज्यसभा में आएगा तो फिर लोकसभा में जाएगा। ऐसे ही है ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? सीरियस मैटर तो है नहीं ज्यादा। अब लोकसभा पास कर दिया तो राज्यसभा भी पास कर दिया, तो फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, क्योंकि संसद तो तीनों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, एसेंट कर दिया, बिल पर सहमति दे दिया, तब क्या होगा?
राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा, भारत सरकार का राजपत्र जिसे कहते हैं गजट ऑफ इंडिया, पब्लिश हो जाएगा राजपत्र में, और नया राज्य का जन्म हो जाएगा और केक कटना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज द फ्लो चार्ट। क्या डाउट है इसमें, क्या स्कोप है? फुल क्वेश्चन मेंस का है, और प्रीलिम्स में तो दसियों क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप लोग ये कि ये जो व्यू दिया, ये व्यू दैट इज नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है कि उसको पालन करें। नॉट मैंडेटरी कि राष्ट्रपति या पार्लियामेंट इसको मान ले, मान भी सकता है, ना भी मान सकता है। पूरी तरह विवेक पर निर्भर करता है पार्लियामेंट का कि राज्य विधानसभा ने जो व्यू दिया है, ओपिनियन दिया है, विचार दिया है, उसको माना जाए कि ना माना जाए। तो इस तरह की ये बात हो जाती है। तो क्लियर कट हुआ। नया राज्य बनाना कोई पूछता है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया कि इसको पैराग्राफ में आप सेटल कर दीजिए और कोई डाउट का स्कोप नहीं है। चीजें तो किताबों में हैं ही, लेकिन उसको जब आपके समक्ष क्लियर हो जाता है तो बहुत वो बातें तब वो शानदार होती हैं। हाँ जी, अभी आपको डाउट है, ऑन द पैरेलली बोलना है, बोलिए अगर कोई डाउट है तो। ओ चला गया, कौन सा पेज? फिर राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य का नाम बदल जाएगा और नया राज्य का जन्म हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी मिक्स है। अभी सब तो हमारा खुद का राइटिंग है, खुद का नोट बनाना पड़ता है। कितना टीचर को मेहनत करना होता है ये आप समझिए। जॉब के साथ साथ इन चीजों को मैं मैनेज करता हूं। ये नहीं कि किताब में लाया पावर पॉइंट दिखा दिया, नहीं, देख लिए तो समझ में आएगी क्या लिखा हुआ है यहां पर, तब ये बातें हुई। एक टीचर कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसका मेहनत को पहले आप लोग देखिए कि उसका कितना मेहनत होता है, बोलने में ही नहीं, क्योंकि सर्दियों में भी गर्मियों का एहसास होता है। हम पहले ही भी बोले हैं, अभी पसीना आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, जबकि बाहर कितनी सर्दियां हैं अभी। तो एक चीज है, और इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूं, ये मेरा हॉबी है। टीचिंग मुझे बेस्ट प्रोफेशन लगता है, दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन टीचिंग, क्योंकि यहां से केवल कल्याण के रास्ते हैं। लोग कहता है कि इंग्लैंड में जाता है, अगर वहां का प्रोफेसर जा रहा है और वहां का मिनिस्टर भी जाता है तो मिनिस्टर की गाड़ी रुक जाती है और प्रोफेसर का गाड़ी आगे बढ़ता है, बिकॉज कहते हैं उसके टीचर्स पे ही सारा राष्ट्र का निर्माण निर्भर करता है। एपीजे अब्दुल कलाम यही बोलते हैं कि टीचर जो होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। हमारा जनरेशन कैसा होगा, आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, ये टीचर डिसाइड करता है। और अगर टीचर की क्वालिटी सही नहीं हो तो राष्ट्र ध्वस्त हो जाता है, शिक्षा खत्म हो जाएगा। तो वैसे भी किसी को शिक्षा से वंचित कर दो, वैसे ही वो समाज खत्म हो गया। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन होगा तो एक आदमी बेरोजगार नहीं बैठेगा। आप बीबीए करके कहीं बैठेंगे, सिंपल सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर में कर लीजिए, आपको जॉब मिल जाएगा। लेकिन है नहीं, एमबीए किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, और डिग्री भूजा खाने के लायक है। ABCD कुछ भी नहीं पता है, कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ो 100% कमांड एंड कंट्रोल, तब बात आती है। जो भी आप पढ़िए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, वोकेशनल, जो भी पढ़ना है वो पर पूरा ग्रिप हो, दुनिया आपको हथेली में रखेगी कहीं पर भी। इसलिए उसको किसी को 50 लाख, किसी को 100 लाख का पैकेज मिल रहा है। और एक एमटेक लेकर हमारे यहाँ लोग आता है जॉब में, बीटेक है, एमटेक है, और कहता है भाई प्यून के लिए रख लीजिए हमको। वो बताता है कि शिक्षा व्यवस्था कितनी नारकीय हो चुकी है, बिकॉज ही हैज नो नॉलेज, कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं बताएगा। न्यूटन थर्ड लॉ नहीं बता पाता, ना उसका इक्वेशन बना पाएगा, ना मोमेंटम बता पाता है, तो क्या मतलब है? तो जो जानिए उसको समझिए, ये बहुत जरूरी है इन बातों को समझ लेना। इसके साथ मैं फिनिश करूंगा, जस्ट लेट तो हो ही गया है। क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, सिक्किम 16 मई 1975 30th अमेंडमेंट से 22वां राज्य बना, एक्वायर्ड का एग्जाम्पल है, करेक्ट। इन्होंने एग्जाम्पल हमको नॉलेज दे रहे हैं, थैंक यू। बट सर पार्लियामेंट पहले प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करके ही आर्टिकल 2-3 यूज कर सकता है। पार्लियामेंट पहले, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होता है, प्रेसिडेंट सिफारिश करेगा तभी बिल आएगा। प्रेसिडेंट का सिफारिश नहीं, बिल नहीं आएगा। लेकिन प्रेसिडेंट सिफारिश करने के पहले राय लेता है, यह इंपॉर्टेंट बात है। और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव मना कर देगी, क्या होगा? चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माह का समय दिया, 4 सप्ताह का, और 4 सप्ताह में आपने कुछ भी नहीं किया तो भी राष्ट्रपति सिफारिश कर देगा कि बिल ले आओ।
मैं क्या बोला, 4 सप्ताह का सीमा है बिहार विधानसभा को कि हम बिहार को बांटने जा रहे हैं। 4 सप्ताह में बिहार विधानसभा ने कुछ नहीं कहा, मतलब कि हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं आया राज्यपाल के माध्यम से। तो समय बीतने पर राष्ट्रपति क्या करेगा, रेकमेंड कर देगा पार्लियामेंट को कि बिल ले आओ। यह 3 प्रश्न है, इसका आंसर है स्टेट के अंदर नाम चेंज कौन करता है। स्टेट के अंदर नहीं, पटना का नाम चेंज नहीं हो रहा है, वो राज्य विधानसभा का मामला है। अगर पटना से पाटलिपुत्र बनाना है, कुसुमपुर बनाना है, जो भी बनाना है, यह राज्य का मामला है। विधानसभा बख्तियारपुर को चेंज करके कुछ और करना है तो राज्य की विधायिका है। नालंदा को चेंज कर दीजिए नाम, बिहार शरीफ को नाम चेंज कर दीजिए, जो भी करना है वो विधानसभा का मामला है। और हम तो टच कर रहे हैं बिहार को, यूपी को, मध्य प्रदेश को, एमपी को, जो राज्य है 28 राज्य। राज्य के अंदर नगर का परिवर्तन, शहर के नाम में परिवर्तन, 2 शहर को जोड़कर बड़ा शहर बना दो, छोटा शहर बना दो, नगर पालिका का, पंचायत का क्षेत्र बढ़ाओ घटाओ, यह राज्य विधानसभा का मामला है, केंद्र का मामला नहीं है, क्योंकि यह राज्य सूची का मामला है। इस पर राज्य फैसला लेता है। राइट, बहुत अच्छा अजीत जी ने यहां सिस्टम ये कर दिए हैं। और अगर स्टेट अलग बनाना हो, स्टेट गवर्नमेंट चाहती हो और पार्लियामेंट नहीं चाहती हो, तो ऐसा केस में क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, गुड डाउट है। बिहार चाहता है कि बांट दो, अब पार्लियामेंट चाहता है कि नहीं बांट दो, तो बिहार के चाहने से क्या होगा। करता धरता तो पार्लियामेंट है, जब तक पार्लियामेंट नहीं चाहेगा तो होगा, बिहार के चाहने से कुछ नहीं होगा। और पार्लियामेंट चाहता हो और बिहार नहीं चाहता हो, तब तो हो जाएगा। यही बात है। तो इसीलिए और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, अब यह चीज समझ लिया जाए, राज्य विधानमंडल का अभिव्यक्ति व्यू, राज्य विधानमंडल अभिव्यक्ति दे रहा है, व्यू दे रहा है ना, उसका विचार आ रहा है। भारत सरकार या संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्यों मैं लिखा हूं, मैं सीधे आंसर को यहां पर एडॉप्ट कर लिया हूं कि क्लियर कट हो जाए। वो जो व्यू दे रहा है वो बाध्यकारी नहीं है। समय सीमा में व्यू देना जरूरी, और नहीं दिए तो गए आपका चांस खत्म व्यू देने का। जैसे वो क्वेश्चन अभी आया था, टाइम लिमिट में व्यू दे दीजिए और उस समय के अंदर व्यू नहीं दिए तो भी राष्ट्रपति आगे बढ़ जाएगा अगले कदम के लिए, यानी रेकमेंड कर देगा। अल्टीमेटली राष्ट्रपति तो केंद्र का ही है, समझना इस बात को। विधेयक किसी भी सदन में पहले लाया जाना, सब प्रीलिम्स के पॉइंट हैं। लोकसभा में पहले ले आइए, राज्यसभा में पहले ले आइए, जैसा सरकार चाहिए। विधेयक कौन लाएगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य के निर्माण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा सकता है, हाँ या ना। प्राइवेट मेंबर माने जो मंत्री नहीं है, क्या वो बिल ला सकता है हाउस में। नहीं ला सकता। केवल और केवल ये गवर्नमेंट मेंबर बिल होगा। गवर्नमेंट मेंबर बिल यानी केवल एक मंत्री ही बिल ला सकता है, ना कि कोई नॉन मिनिस्टर, गैर मंत्री नहीं ला सकता। ये गवर्नमेंट मेंबर बिल ही होगा अनिवार्यतः। विधेयक लाने के पहले प्रेसिडेंट का पूर्व अनुमति, प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है। देखिए टिक लगा हुआ है। स्टेट लेजिस्लेचर अगर समय सीमा में व्यू नहीं देता है तो समय विस्तार किया जा सकता है। 2 सप्ताह और बढ़ा दो। 4 सप्ताह दिए थे हम बिहार विधानसभा को, 2 सप्ताह और बढ़ा दीजिए, परमिशन है, लेकिन उसके बाद देना पड़ेगा। फिर भी व्यू नहीं दिया तो भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लाया जा सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है, 2 सप्ताह बढ़ा दिया फिर भी चुप रहे, कुछ नहीं बोला, तो भी विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति ग्रीन सिग्नल दे सकता है। यह इंपॉर्टेंट बात है। और सामान्य विधेयक होगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन, कैसा विधेयक होगा। 368 के तहत आएगा, ये आएगा ना। संविधान संशोधन करना पड़ेगा ना। क्या बात कर रहे हैं, सारा पढ़ाई मेरा 0 हो जाएगा। हां नहीं बोलना है हमारी हर बातों में, ना भी बोलना सीखिए। मैं कह रहा हूं सामान्य विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, संविधान संशोधन नहीं। 368 का मामला ये नहीं है, ये सामान्य विधेयक है। संविधान में संशोधन नहीं होने जा रहा है, सामान्य विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है। सब चीज हां में हां मिलाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आप विरोध करना भी सीखिए।
सामान्य विधेयक होगा, ऑर्डिनरी बिल। यानी कि यहां पर 368 का यह मामला नहीं है, नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, संविधान में संशोधन का बिल नहीं है, 368 का मामला नहीं है, यह सामान्य विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है। सामान्य बहुमत से पास होगा, कोई स्पेशल बहुमत नहीं। अगर 100 लोग राज्यसभा में बैठे हैं और 245 लोग बाहर में चाय पी रहे हैं, ठंडी ज्यादा है, 100 लोग बैठे हुए हैं, 51 लोग ग्रीन सिग्नल दिए पास, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितना लोग प्रेजेंट है और वोट देने के लिए तैयार है उसका बहुमत, तो एक 50% से ज्यादा हुआ बहुमत। जितना लोग बैठा हुआ है, अभी बहुमत यहां करें, जैसे मैं कहा कि हम तैयार कीजिए वोटिंग के लिए, ये सब लोग निकल के चला गया, विरोध किया कि हमको राज्य नहीं चाहिए, ये सब लोग निकल गया, इतना ही लोग देगा वोट, अब ये लोग आउट हो गया, चाय पीने चला गया। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, क्या वही ओके कर देगा? पार्टी कहां आ गया? वो तो पार्लियामेंट है। वेयर इज पार्टी? वो तो पार्लियामेंट है, पार्टी की बात बाहर करिए, वो तो भीतर की बात चलती है, पार्टी के अनुसार वोट देते हैं आप तो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस कीजिए नो कीजिए, या अगर नहीं कुछ करना है तो बाहर निकल जाइए, एब्सटेंट कीजिए। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट पॉसिबल है अगर राज्यसभा ओके किया और अगर लोकसभा ओके कर दिया और राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत नहीं है, एनडीए का बहुमत, तो वो फेल कर दिया, वो गिर गया, वो विधेयक जो है राज्यसभा में पास, तो ज्वाइंट सेशन पॉसिबल है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन। नो पॉकेट वीटो, इसके बाद इतना सर्जरी कहां मिलेगा? पॉकेट वीटो राष्ट्रपति यूज नहीं कर सकता। पॉकेट वीटो का मतलब है जब पास हो गया बिल, राष्ट्रपति के पास आया तो उसको साइन करना पड़ता है, और पॉकेट में रखा हुआ है, ना कह रहा है हां, ना कह रहा है ना, ना ग्रीन सिग्नल दे रहा है, तो पॉकेट वीटो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले तुमने परमिशन दिया है बिल लाने के लिए, तो अब कैसे मुकर जाओगे? राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही तो बिल आया है, तो अब कैसे पॉकेट वीटो? नो पॉकेट वीटो, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एब्सोल्यूट वीटो यह हो सकता है, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। बिल आया राष्ट्रपति के पास और बिल पर साइन करने से राष्ट्रपति ने मना कर दिया। एक बिल अभी पास हुआ पूर्वांचल बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में पास हो गया और राष्ट्रपति के पास चला गया, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने भेज दिया, और कल की तारीख में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर गई, राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी को शपथ दिला दे गए, और राहुल गांधी की कैबिनेट ने राष्ट्रपति को कहा इस बिल को रोक दो, एब्सोल्यूट वीटो कर दो। यही राष्ट्रपति कोविंद उसको वीटो कर देगा। कैसे इक्वेशन बदलेगा देख लीजिए। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हो सकता है, और यूनिटरी फीचर ये हो गया, पूरी तरह राज्य बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, ये राज्य के विनाशी चरित्र को बताता है। कैसा संघीय व्यवस्था है? तो यह संघीय व्यवस्था है। समय ज्यादा हो गया और पता नहीं चलता ये करते समय। 1 2 स्लाइड 3 स्लाइड और है, और उसके बाद मैं क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। आई होप कि टुमारो आई विल फिनिश दिस। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, देखिए दोनों हाउस को सहमति होना जरूरी है, जिस लोकसभा भी राज्यसभा में भी, बिना संशोधन का जिस रूप में बिल आया है उसी रूप में दोनों सदनों को सहमति देना जरूरी है। अगर असहमति होता है, संशोधन पास हो जाता है राज्यसभा के द्वारा, तो उस रूप में बिल पास नहीं हुआ जिस रूप में लोकसभा ने पास किया था, तब ज्वाइंट सेशन की बात हो सकती है। या फिर लोकसभा पास नहीं करती है तो क्या सिचुएशन बनेगा, यह डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बनता है। तो ऐसा हो सकता है ज्वाइंट सेशन का, ऐसा नौबत आता नहीं है, लेकिन कम नौबत आता है। अब राज्यसभा में बहुमत आपका नहीं है रूलिंग पार्टी का, तो कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं अभी जो सिचुएशन है, इसलिए सरकार बिल्कुल सोचती है कि सब लोग बाहर निकला हुआ है, बिल पास करा दो। अधिकांशतः कांग्रेस के लोग बाहर धरना उड़ना दे रहे हैं। राइट टाइम क्या है, सब देखिए पॉलिटिक्स क्या है, हु गेट्स व्हाट, हाउ एंड व्हेन। लास्वेल का डेफिनेशन बाद में करता हूं। ये मैकियावेली का जो डेफिनेशन है,
जो ये डेफिनेशन चाणक्य ने जो दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको कब कहां कैसे मिला, हु गेट्स व्हाट हाउ एंड व्हेन, यही पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स राम नाम गाने जपने का नाम नहीं है। अल्टीमेटली पावर मैटर करता है। मेरे पास इतना एमपी, इतना एमएलए, इतना एमएलसी और तुम्हारे पास कितना, यही मैटर करता है। राहुल गांधी जितना बोले, ये कहता है कि हमको इतना हमारी जनता ने हमें इतना वोट दिया है, तो संख्या जो है इतना हमारे पास संख्या है 300, इतना संख्या है जनता ने दिया है, वही बोला जाता है। वो नंबर मैटर करता है। बाकी आप कितना पॉपुलर है, विद्वान है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पॉपुलर सोवरेनिटी पर कोई क्वेश्चन लिखे हैं कि सत्ता पॉपुलर सोवरेनिटी से फ्लो हो रही है। क्लियर है? आई विल फिनिश टुमारो। किताब पढ़कर जो आए होंगे या नहीं भी आए होंगे, आई होप कि आप सबको 100% समझ में आया होगा। ठीक है, सारा प्रीलिम्स कवर्ड है। अगर इस डिस्कशन में कोई कवर्ड नहीं है तो मुझे बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से है जो कि आया हुआ है और यहां डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन 3 स्लाइड अभी और है जो डिस्कस करेंगे और कल क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन है, 20 फेडरलिज्म में, लेकिन केवल बुलेट पॉइंट पर चलेगा क्योंकि डिस्कशन हो गया है। ठीक।